नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो यूपी और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। और इसकी शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। यूपी में नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। 2022 के लिए वार्डों के आरक्षण का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। नए बने और विस्तारित हुए निकायों में वार्ड आरक्षण का फॉर्मूला तय किया गया है। जिलों में आरक्षण तय करके डीएम को इसकी सूचना देनी होगी। 4 नवंबर तक जिलाधिकारी को आरक्षण तय करके सूचना देनी होगी। पुराने निकाय में चक्रानुक्रम व्यवस्था लागू रहेगी। नए और सीमा विस्तारित होने पर 50% से ज्यादा जनसंख्या बढ़ने पर इन वार्डों का आरक्षण नया मानते हुए आरक्षण तय किया जाएगा। आबादी के आधार पर इन्हें पहले अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा, फिर पुराने वार्डों का आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर ही होगा। 4 नवंबर तक इसकी सूचना देनी होगी तय करके जिलाधिकारी को। यह बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। 2022 के लिए आरक्षण का फॉर्मूला तय हो गया है। आबादी के आधार पर पहले अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा वार्ड को, और पुराने वार्डों का आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर ही होगा। ये ताजा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। नए और सीमा विस्तारित होने पर 50% से ज्यादा जनसंख्या बढ़ने पर इन वार्डों का आरक्षण नया मानते हुए आरक्षण तय किया जाएगा। पुराने निकाय में चक्रानुक्रम व्यवस्था लागू रहेगी। 4 नवंबर तक जिलाधिकारी को आरक्षण तय करके इसकी सूचना देनी होगी। यह बड़ी खबर। नए बने और विस्तारित हुए निकायों में वार्ड आरक्षण का फॉर्मूला तय हुआ है। पुराने में चक्रानुक्रम व्यवस्था लागू रहेगी और 4 नवंबर तक ये सब कुछ तय करके डीएम को सार्वजनिक करना होगा, इसकी सूचना देनी होगी। नए जो वार्ड बने हैं या जिनका सीमा विस्तार किया गया है, 50% से ज्यादा जनसंख्या जिनकी बड़ी है, इन वार्डों का आरक्षण नया मानते हुए यहां पर आरक्षण तय किया जाएगा। आबादी के आधार पर इन्हें पहले अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा और पुराने वार्ड्स का जो आरक्षण है वो चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर ही लागू होगा। ये बड़ी खबर। ज्यादा वक्त नहीं है, 4 नवंबर तक डीएम को इसकी सूचना देनी होगी। आइए इसको और विस्तार से समझ लेते हैं। चक्रानुक्रम व्यवस्था क्या है? जो नए बने वार्ड हैं या जिनका विस्तार हुआ है सीमा का, उनका फॉर्मूला क्या होने जा रहा है, इसको और विस्तार से और सरल तरीके से समझते हैं। विवेक त्रिपाठी से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो हमें सरल तरीके से बताएंगे इस आरक्षण व्यवस्था के बारे में और डेडलाइन के बारे में। विवेक। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जो नए वार्ड में जो आरक्षण की व्यवस्था है, चक्रानुक्रम व्यवस्था है, जो सिस्टम चल रहा है वो चलता रहेगा। यानी सबसे पहले जो दावेदारी होती है वो महिला अनुसूचित जाति की जनजाति की होती है। यानी जो अनुसूचित जनजाति की महिला अगर कहीं से दावेदारी करती है महिला, तो सबसे पहले उसको माना जाएगा कि उसका नंबर 1 पे रहेगा। और इसी क्रम में जो महिला अनुसूचित जाति की है वो दूसरे नंबर पे आएगी, ओबीसी तीसरे नंबर पे आएंगे और इसके बाद सामान्य वर्ग आएगा। यानी 4 जो वर्ग हैं वो महिला के होंगे पहले और उसके बाद पुरुषों का नंबर आएगा। यानी अगर पुरुषों की बात करें, अगर कोई महिला दावेदार नहीं आती है, पुरुष आते हैं, तो सबसे पहले अनुसूचित जनजाति के पुरुष को वरीयता दी जाएगी, उसके बाद अनुसूचित जाति के पुरुष को वरीयता दी जाएगी, फिर ओबीसी और फिर सामान्य। ये व्यवस्था चली आ रही है शुरुआत से ही। नगर निकाय चुनाव जब से शुरू हुए तब से ये व्यवस्था चली आ रही है और यही व्यवस्था लागू भी रहेगी। यानी जितने भी नगर निकाय हैं, नगर निगम हैं, उसमें ये व्यवस्था लागू रहेगी। लेकिन जो नए वार्ड बने हैं, जहां पर नया सिस्टम लागू हुआ है, जो नए नगर निकाय बने हैं, नए नगर निगम बनाए गए हैं, वहां पर व्यवस्था बदल जाएगी। वहां पर 50% आबादी यानी 50% आबादी देखी जाएगी वो किस वर्ग की है। क्या वो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं या जनजाति के लोग हैं, सामान्य लोग हैं। वहाँ पर ये नई व्यवस्था, जो चक्रानुक्रम व्यवस्था की बात कही जा रही है, वहाँ पर ये नई व्यवस्था लागू की जाएगी और उसी तरह से आबादी का वर्गीकरण किया जाएगा कि किस जाति के, किस धर्म के लोग ज़्यादा हैं। उसके आधार पर वहाँ पर चक्रानुक्रम व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदेश में 2 नए नगर निगम बने हैं और बहुत सारे नगर निकाय भी, करीब 40 के आसपास नगर निकाय भी हैं और उनको लेकर वहाँ पर ये व्यवस्था लागू होगी। यानी पूरी तैयारियां हैं प्रशासन की। सरकार ने घोषणा कर दी है, चुनाव की तारीखें भी बहुत जल्द घोषित हो जाएंगी। अभी
जो नए वार्ड बने हैं उनके हिसाब से वहाँ जातीय और जनजातीय जो आंकड़े हैं, जो सामान्य आबादी के आंकड़े हैं, जो आबादी वहाँ पर जिस तरह से जो प्रभावशाली आबादी है या प्रमुखता से है या सबसे ज़्यादा है, उसको आबादी को देखते हुए वहाँ पर सारे लोगों से सभी रिकॉर्ड मांगे गए हैं। जो जिलाधिकारी हैं वहाँ के, प्रशासन के अधिकारी हैं, उनसे रिकॉर्ड मांगे गए कि आप पूरी जनसंख्या का आंकड़ा का पूरा रिकॉर्ड दीजिए। उसके बाद वहाँ पर चक्रानुक्रम व्यवस्था लागू की जाएगी। 4 नवंबर तक का समय दिया गया है। जो अमृत अभिजात है नगर विकास के अधिकारी, उन्होंने कहा है कि 4 नवंबर तक सभी अपने 3 सेटों में दे दें, यानी 3 सेट चाहिए पेन ड्राइव में। उसमें अलग अलग उसका वर्गीकरण किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद ये नए वार्डों में जो नए नगर निकाय हैं, नगर निगम हैं, वहाँ पर ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। उसके बाद फिर आगे तैयारियां होंगी कि किस तरह से चुनाव होने हैं, कितनी फोर्स लगनी है, कितना जो इन्वेंट्री जो शासन के पास है वो लगाई जाएगी और कौन कौन से अधिकारी कहाँ पर तैनात होंगे। उसके बाद जो नई व्यवस्था है उसके हिसाब से नए नगर निगम और नए वार्ड, नए नगर निकाय चुनाव सभी जगह पर तैयारी कर ली जाएगी। जो पुराने वार्ड है, मैंने पहले भी बताया कि जो पुराने वार्ड है, पुराने नगर निकाय हैं, वहाँ पर पुरानी तरह की व्यवस्था लागू है। अगर लखनऊ में कुछ परिवर्तन हुआ है, मतलब में तो ठीक है, नए जो वार्ड्स हैं अगली या जिनका सीमा विस्तार हुआ है वहां पर नई व्यवस्था होगी, लेकिन पुराने जो वार्ड्स हैं और वहां पर चक्रानुक्रम की व्यवस्था लागू रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका विवेक। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पदभार ग्रहण करेंगे और वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज विदाई होगी। पदभार ग्रहण समारोह कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। तैयारी इसकी की जा रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत देश भर के पार्टी नेता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इससे पहले आज सुबह राजघाट जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें उस वक्त की। आज पदभार ग्रहण करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं और ये जो पदभार ग्रहण करने का जो समारोह होगा और जो विदाई समारोह होगा सोनिया गांधी का, इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं अविनाश तिवारी से। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, 10:30 बजे समारोह का समय बताया जा रहा है, क्या होगा मुख्य तौर पर इसमें? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो कांग्रेस की जो इस समय वर्तमान अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, वो अपना जो पदभार है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे निर्वाचित हो चुके हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो बीते 24 सालों से जो गांधी परिवार का कब्जा रहा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे, कहीं ना कहीं उसका अब अंत होगा। लेकिन जाहिर तौर पर बात है, कांग्रेस के तमाम सारे नेता ये जरूर कह रहे हैं कि गांधी परिवार संरक्षण की भूमिका में रहेगा और उनका मार्गदर्शन और निर्देशन हमेशा लिया जाता रहेगा। तो वही एक कार्यक्रम आज यहाँ पे होगा, जहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और देश भर से कांग्रेस के तमाम सारे नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, जो कि कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचेंगे और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इनमें अगर बात करें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की पीसीसी बृजलाल खाबरी, वो भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम सारे प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 10:30 बजे से एक कार्यक्रम शुरुआत होगी, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। खुद सोनिया गांधी पहुंचेंगी कांग्रेस के मुख्यालय में और इसके साथ साथ अगर बात करें तो राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में, जो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस के मुख्यालय में पहुंचेंगे और वहां पे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहेंगे। चूंकि अगर बात करें तो 1885 में कांग्रेस का जब निर्माण हुआ था तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे और उसके बाद लगातार अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में चुनाव होते रहे। लेकिन बीते 24 सालों में पिछले देखा जाए तो गांधी परिवार ही इस पद पर बरकरार रहा और सभी कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता रहे वो निर्विरोध तौर पे गांधी परिवार को चुनते रहे हैं। सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा रही हैं। बीच में 2017 से लेकर 2019 तक के वक्त में राहुल गांधी 2 साल के कार्यकाल में जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन बीते 24 सालों से ये पूरा अगर बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गांधी परिवार के पास ही रहा है और 24 सालों के बाद गांधी परिवार से निकल के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जा रहा है, जो कि कर्नाटका के दलित समुदाय से आते हैं और उनको एक लंबा अनुभव भी है। लोकसभा सांसद रहे, अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो एक लंबा अनुभव है उनको। अगर बात करें तो राजनीति में भी और उसी कड़ी में अगर आज बात करें तो वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने होगी, आगे 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। बिल्कुल अविनाश, आपने सही कहा कि गुजरात और हिमाचल के जो विधानसभा चुनाव है वो उनके सामने, बिल्कुल ठीक सामने और नजदीक की बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या सोनिया गांधी का विदाई समारोह भी साथ ही होगा? मतलब ये कि क्या पदभार ग्रहण करना और उनका विदाई समारोह एक साथ ही होगा अविनाश?
देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो विदाई समारोह नहीं कह सकते, क्योंकि जब जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, जो निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता है, वो पदभार ग्रहण करवाता है। तो सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को पदभार ग्रहण करवाएंगी। उनके लिए कोई विदाई समारोह अलग से आयोजित नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो आज नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह ही आयोजित किया गया है, जिसमें जो अभी वर्तमान आपने स्पष्ट कर दिया कि कोई समारोह नहीं है, लेकिन वो पदभार ग्रहण करते वक्त वहां पर उपस्थित रहेंगी, क्योंकि वो लंबे समय तक कांग्रेस प्रेसिडेंट रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर संभल से है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, सपा सांसद, उनका नया बयान आया है। ब्रिटेन में ऋषि सोनकर के पीएम बनने पर बोले हैं बर्क। कहते हैं भारत में भी कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बनना चाहिए। भारत में भी लोकतंत्र है और इसीलिए ऐसा होना चाहिए। अल्पसंख्यक और शिक्षित व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये बयान है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का, सपा सांसद का। बड़ी खबर, हमेशा अपने बयान से सुर्खियां बटोरते रहते हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। इस बार फिर से उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि भारत में भी अल्पसंख्यक समाज का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं। ये चिदम्बरम साहब ने जो एक सवाल उठाया है, मैं इसको डिटो करता हूँ और ये इनका सवाल सही है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये अच्छा काम हुआ है, सही है। और हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, जब डेमोक्रेसी के अंदर तो इससे भी ज़्यादा आज़ादी है और हर आदमी को उसमें हक दिया गया है, हर कौम, हर बिरादरी, हर मज़हब के इंसान को, कि वो आगे बढ़ सकता है और अपनी जगह ले सकता है। वो बिल्कुल हमारी तो बड़ा ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के अंदर भी, क्योंकि वो फार्मूला जो ब्रिटानिया ने इस्तेमाल किया है, जिस बुनियाद पर भी किया है, तो बहरहाल अगर उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी कोई माइनॉरिटी का आदमी, काबिल तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा है, और वो हिंदुस्तान के अंदर मुल्क को चला सकता है, तो उसमें पाबंदी क्यों है? डॉक्टर शफीकुर रहमान पूछ रहे हैं उस पर पाबंदी क्यों, सवाल है उनका। खबर महोबा से है। पुलिसकर्मी की राइफल छीनने की कोशिश हुई है महोबा में। 3 बाइक और 1 कार की वहां पर टक्कर हुई थी। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची। मौके पर पहुंची कोबरा पुलिस से कार पर जो सवार लोग थे उन्होंने अभद्रता की। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने सभी को पकड़ लिया है। ये बड़ी खबर महोबा से, पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता, सभी को पकड़ा है पुलिसकर्मियों ने वहां पर, कोतवाली पुलिस ने। कोबरा पुलिस जो पहुंची थी मौके पर, उनसे कार पर सवार लोगों ने अभद्रता की। हादसा हुआ, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो कार पर सवार युवकों ने उनके साथ अभद्रता की थी। 3 बाइक्स और 1 कार आपस में टकरा गई थी। यह महोबा की घटना है। पुलिसकर्मी की राइफल छीनने की भी कोशिश हुई वहां पर। तो महोबा से ये बड़ी खबर आ रही है। और आगे बढ़ते, पूरे देश में आज गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा इस साल दीपावली के अगले दिन यानी कि बीते हुए कल नहीं मनाई जा सकी। आज इस त्यौहार को मनाया जा रहा है और इसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन धाम पहुंच रहे हैं। बड़ा पर्व खासकर ब्रज क्षेत्र के लिए, क्योंकि गोवर्धन पूजा का प्रारंभ श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को उठाने के साथ ही हुआ था और उसके बाद पूरे भारत में जो सनातन परंपरा के मानने वाले हैं वो सभी इस पर्व को मनाते हैं, उत्साह के साथ मनाते हैं। आमतौर पर दिवाली के अगले दिन इस पर्व को मनाया जाता है, लेकिन चूंकि कल सूर्य ग्रहण था इसलिए पर्व आज मनाया जा रहा है। और आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन धाम में हैं, मथुरा में हैं, वृंदावन में हैं। तस्वीरें आप श्री कृष्ण जन्मभूमि की देख रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं और इससे कहीं ज़्यादा संख्या में गोवर्धन धाम में मौजूद हैं और गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। बड़ी संख्या होती है गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन धाम में श्रद्धालुओं की परिक्रमा करते वक्त और ये बड़ा पुण्य माना जाता है कि आज वो गोवर्धन परिक्रमा करें और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। गोवर्धन पूजा वैसे पूरे देश में मनाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है और बार बार हम आपको बता रहे हैं कि आज ये मनाया जा रहा है इसलिए क्योंकि बीते हुए कल यानी जो गुजरा हुआ कल था वो सूर्य ग्रहण से प्रभावित था और इसीलिए कोई शुभ कार्य, कोई पूजा
कल या कोई पर्व कल नहीं मनाया गया, आज गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। आपको दान घाटी लिए चलते हैं और गुंजन दीक्षित हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। वो बताएंगे कि इस वक्त वो क्या देख रही हैं वहां पर और गोवर्धन पूजा पे क्या विशेष हो रहा है। गुंजन। बिल्कुल राजेंद्र, इस वक्त मैं गोवर्धन का जो मुख्य मंदिर है दान घाटी मंदिर, उसके बाहर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे लोगों की भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भक्ति का सैलाब किस तरीके से उमड़ रहा है। इतनी ज्यादा भीड़ है कि आपको अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लाइन में खड़ा होना होगा और उसके बाद जाकर आपको दर्शन हो पाएंगे। ये मुख्य मार्ग है गोवर्धन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ से बाईं तरफ राधा कुंड का मार्ग है जहाँ परिक्रमा होती है और दाईं तरफ आन्योर का मुख्य मार्ग है। तो ये बीच चौराहा आप समझे और सामने है दान घाटी मंदिर जिसे आप देख सकते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा है, भक्ति का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है, दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा पर जब लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ रहती है तो सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर तमाम इंतजाम किए जाते हैं, एक्स्ट्रा फोर्सेस भी बुलाई जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं, एसपीजी के जवान हैं यहाँ पर तैनात हैं और रूट डाइवर्जन यहाँ किया जा रहा है। जब हम भी अंदर आए तो गाड़ी को बहुत पहले ही रोक दिया गया और उसके बाद करीब 500 मीटर की दूरी मंदिर तक जहाँ पर यात्री पैदल ही आ जा रहे हैं। गाड़ियों यहाँ पर बिल्कुल 4 व्हीलर बिल्कुल अलाउड नहीं है। जी। और यहाँ पर आप श्रद्धालुओं की भीड़ से अंदाजा लगाइए, देखिए किस तरीके से लोग भक्ति में डूबे हुए। कुछ लोगों से मैं बात करने की भी कोशिश करूंगी। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। कैसा लग रहा है, दर्शन हुए? बेस्ट लग रहा है। दर्शन हो गए? नहीं, अभी बस जा ही रहे। आप किधर से? हम राजस्थान से आए हैं, हम प्रतिवर्ष आते हैं। आज इतनी भीड़ जितनी है कभी नहीं देखी और हमारे दर्शन भी नहीं हुए ढंग से। आज इतनी भीड़ कभी नहीं देखी जीवन में। हम हर साल आते हैं गोवर्धन के रोज, राजस्थान से आते हैं मैडम। हम गोवर्धन महाराज को बहुत मानते हैं? बहुत ज्यादा आता है गोवर्धन महाराज की तो सारी कृपा है मैडम। आप कहाँ से? राज से आए गिरिराज जी के दर्शन कर रहे, परिक्रमा दे रहे हैं। गिरिराज जी को हमारे यहाँ सभी लोग मानते, प्रेम से मानते हैं। गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज बाबा की महिमा बहुत तगड़ी है, बहुत नीलाजम निराली है। गिरिराज बाबा की बहुत तगड़ी कृपा है। भाई कहाँ? हम फिरोजाबाद से आए हैं, सबका भला करते हैं गिरिराज बाबा। हमारी सबकी मन्नत पूरी होती है। गिरिराज बाबा की जय। आप कहाँ से? बड़ा कोई देवता नहीं है। आगरा से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है गोवर्धन महाराज जी का दरबार में। महाराज की जय, महाराज की जय। बहुत मजा आया यहाँ आकर। आप कहाँ से? हम गोवर्धन के लोकलिटी हैं। तो गोवर्धन की महिमा को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। की संख्या में श्रद्धालु आते हैं रोजीना। यहाँ दीपावली से छोटी दीपावली गोवर्धन लाखों के श्रद्धालु में आते हैं। आंटी आप कहाँ से? हम जयपुर से हैं। कैसा लग रहा है ब्रिज की नगरी में? बहुत अच्छा लग रहा है, कृष्ण को पा लिया है हमने। कुछ गाएंगी कृष्ण के लिए? हाँ। कोई भी गाएं अपनी भक्ति। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन दिखते, दूसरा लगा, दूसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। राजेंद्र आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं यहाँ लोगों की आस्था कितनी ज्यादा है। हर तरफ गिरिराज जी के जयकारे हो रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं वो नाच रहे हैं। गुंजन, हमने देखा कि वाकई दीवाने ही हैं लोग वहाँ पर जो गोवर्धन परिक्रमा के लिए पहुंचे हैं। वो कृष्ण भक्ति में दीवाने ही हैं और झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उनकी छोटी सी मूर्ति भी उन्होंने अपने हाथ में ली हुई है, वो भी हमने देखा। और वाकई बहुत भीड़ है और एक भक्त ने कहा भी
कि वो हर वर्ष आते हैं, लेकिन इतनी भीड़ इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। गुंजन, इन तस्वीरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।